दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत लगभग 1200 से 1400। ममलुक सुल्तान। जिन कारणों से तुर्कों ने पंजाब और मुल्तान में अपने आधार से गंगा घाटी को जीतने में बल्कि उससे आगे बिहार और बंगाल में कई इलाकों को कब्जा करने में कामयाबी हासिल की, उनमें से कुछ का जिक्र पिछले अध्याय में कर चुके हैं। इन विजेताओं ने जिस राज्य की स्थापना की वह दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी स्थापना के लगभग 100 साल तक इस सल्तनत को अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए विदेशी आक्रमण, तुर्क नेताओं के अंदरूनी झगड़ों, पदच्युत अधीनस्थ राजपूत राज को के स्वतंत्रता प्राप्त करने और संभव होता तुर्कों को बाहर निकाल कर प्रयत्नों के खिलाफ जूझ करना पड़ा, किंतु तुर्क शासक ने इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। 13वीं सदी का अंत होते होते इस स्थिति में पहुंच चुके थे कि अपनी सल्तनत का विस्तार मालवा और गुजरात में कर सके, दक्कन और दक्षिण भारत में अपनी पेट जमा सके। इस प्रकार उत्तरी भारत में तुर्क शासन की स्थापना का प्रभाव 100 साल के अंदर पूरे भारत में महसूस किया जाने लगा और इसके फलस्वरूप समाज, प्रशासन और सांस्कृतिक जीवन दूरगामी परिवर्तन हुए। शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष। मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में बाद उसके भारतीय राज प्रदेशों का उत्तराधिकार कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हुआ। मुइज़ुद्दीन के पास तुर्क गुलाम ने तराइन की लड़ाई के बाद भारत में सल्तनत की सरहदों का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुइज़ुद्दीन के दूसरे गुलाम याल्तुज को गजनवी का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ। गजनी के शासक के रूप में याल्तुज ने दिल्ली पर अपना हक जताया, लेकिन उसके पास इस दावे को ऐबक ने स्वीकार नहीं किया। दिल्ली सल्तनत ने गजनवी से अपने सारे संबंध तोड़ लिए और एक प्रकार से अच्छा ही हुआ, क्योंकि इससे भारतीय मध्य एशियाई राजनीतिक झमेलों में पड़ने से बच गया। इससे दिल्ली सल्तनत को भारत से बाहर किसी देश का सहारा लिए बने अपने बलबूते पर अपने ढंग से अपना विकास करने का मौका मिला। इल्तुतमिश 1210 में चौगन पोगल खेलते समय घोड़े से गिर जाने से ऐबक को गहरी चोट लगी, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका दामाद इल्तुतमिश दिल्ली पर बैठा, लेकिन पहले से ऐबक के बेटे की लड़ाई में हराना पड़ा। इस तरह पिता का उत्तराधिकार पुत्र को प्राप्त होने की रीति प्रारंभ में ही टूट गई। इल्तुतमिश को तुर्कों की भारत विजय को स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय देना होगा। उसकी गर्दनशीनी के समय अली मर्दान खान ने स्वयं को बंगाल और बिहार का राजा घोषित किया था। उधर ऐबक के साथ एक साथी गुलाम कुबाचा ने मुल्तान का स्वतंत्र शासन बनने का ऐलान कर दिया था। लाहौर और पंजाब के कुछ हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया था। आरंभ में दिल्ली के आसपास सल्तनत कुछ अधिकारियों ने भी इल्तुतमिश की सत्ता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इस स्थिति का लाभ उठाकर राजपूतों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस प्रकार कालिंजर, ग्वालियर और पूरे पूर्वी राजस्थान में, जिसमें अजमेर और बयाना के राजा शामिल थे, अपने कंधों पर तुर्की प्रहंस का जुआर उतार फेंका। अपने शासन के आरंभिक वर्षों में इल्तुतमिश की निगाह उत्तर पश्चिम पर टिकी। ख्वारिज़म शाह की गजनी विजय ने उसकी स्थिति के लिए एक नया खतरा पैदा हो गया। उन दिनों ख्वारिज़म साम्राज्य मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली राज्य था। चिंता की बात यह थी कि उसने पूर्वी सीमा सिंधु तक चली आ रही थी। इस खतरे को टालने के लिए इल्तुतमिश ने लाहौर की ओर कूच किया और उस पर कब्जा कर लिया। 1218 में ख्वारिज़म साम्राज्य को मंगोलों ने ध्वस्त कर दिया। वस्तुतः मंगोलों ने जिस साम्राज्य की स्थापना की वह इतिहास के दुष्प्रभु साम्राज्यों से था। वह जब साम्राज्य से पूरे आज पर था तो उस समय उसकी सीमा चीन से लेकर भूमध्य सागर के तट तक, कैस्पियन सागर से लेकर जॉग्जिस नदी तक फैली हुई थी। उससे भारत के लिए जो खतरा पैदा हुआ था उस पर दिल्ली सल्तनत पर उसके प्रभाव पर आगे विचार किया जाएगा। फिलहाल वो लोग अनंत व्यस्त थे। इल्तुतमिश को कुबाचा से निपटने का अवसर मिल गया। उसने मुल्तान और उच्च को उखाड़ फेंका। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की सीमा एक बार फिर सिंधु नदी का स्पर्श कर रही थी। पश्चिम से निश्चित होकर इल्तुतमिश अन्य इलाकों की ओर ध्यान दे सकता था। बंगाल, बिहार में इवास नामक एक व्यक्ति ने सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी धारण करके अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। वह एक उदार और योग्य शासक था। उसने जनहित के लिए काफ़ी निर्माण कार्य करवाए। गयासुद्दीन ने अपने पड़ोसी शासकों से प्रदेशों पर हमले करता रहा, लेकिन पूर्व बंगाल के सैन्य शासक उड़ीसा तथा कामरूप
के हिंदू शासकों का बोलबाला अपने प्रदेशों में कायम था। 1526 से 27 ईस्वी में इवाज लखनौती के निकट इल्तुतमिश के बेटे के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। इवाज मारा गया। फिर बंगाल और बिहार का एक बार फिर दिल्ली के अधीन आ गए। बंगाल बिहार एक बार फिर दिल्ली के अधीन आ गए, लेकिन इन प्रदेशों को संभालना कठिन था। वे दिल्ली की सत्ता को बार बार चुनौती दे रहे थे। उन्हीं दिनों इल्तुतमिश ने ग्वालियर और बयाना पर फिर से कब्जा करने के लिए कदम उठाए। अजमेर और नागौर पर उनकी सत्ता कायम रही। उसने रणथंभौर और जालौर पर आक्रमण करके वहां पर प्रभुत्व पुनः स्थापित किया। मेवाड़ की राजधानी नागदा, जो उदयपुर से लगभग 22 किलोमीटर दूर थी, पर हमला किया। इसमें राणा की सहायता से गुजरात की सेना आ जाने से उसे पीछे हटना पड़ा। इसका बदला लेने के लिए इल्तुतमिश ने गुजरात के चालुक्यों के खिलाफ एक सेना भेजी, लेकिन उसे काफ़ी क्षति उठाकर निष्फल वापस लौटना पड़ा। रजिया 1236 से 39। जीवन के अंतिम वर्षों में इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर परेशान था। वह अपने जीवित बेटे में से किसी को भी गद्दी के लायक नहीं समझता। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने अपनी बेटी रजिया को दिल्ली के गद्दी पर बैठने के लिए नामजद करने का फैसला किया। उसने अमीरों और उमराओं को इस नामजदी पर रजामंद कर लिया। यद्यपि स्त्रियों ने प्राचीन मिस्र, ईरान देशों के साथ अपनी रानी की हैसियत से शासन किया। युवराजों के नाबालिग रहते उसने अपनी संरक्षाओं का दायित्व भी संभाला। तथापि बेटों के मुकाबले बेटी को तरजीह देकर उत्तराधिकारी नामजद करना एक नया कदम था। दावे को मनवाने के लिए रजिया को अपने भाइयों और शक्तिशाली तुर्क अमीरों के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा। वह केवल 3 वर्ष शासन कर पाई। यद्यपि उसका शासन अल्प आयु था साबित हुआ, तथापि उसने कई दिलचस्प विशेषता थी। उसी के शासनकाल में सत्ता के राजतंत्र पर उन तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिन्हें कभी कभी चहलगामी या चालीसा कहा जाता था। इल्तुतमिश इन सरदारों के साथ बहुत आदर से पेश आता था। उसके मृत्यु के बाद सत्ता के मध्य में चूर ये उदास सरदार अपनी किसी कठपुतली को गद्दी पर बिठाना चाहते थे, जिसे वे अपने इशारों पर न जा सके। उन्हें जल्दी पता चल गया कि रजिया भले स्त्री थी, लेकिन उसकी कठपुतली बनने को तैयार नहीं थी। रजिया ने जनाना पोशाक का त्याग करके बुर्के और पर्दे के दरबार लगाना शुरू कर दिया। बिना बुर्के और पर्दे के, ठीक है। वह शिकार पर भी जाती थी और युद्ध में सेना का नेतृत्व भी करती थी। वजीर निज़ामुल मुल्क जुनैदी ने उसकी गद्दी निस्नी का विरोध किया और उसके खिलाफ अमीरों के विद्रोह का समर्थन किया। रजिया उसे लड़ाई में हराकर जान बचाकर भागने पर विवश कर दिया। उसने राजपूत को काबू में लाने के लिए रणथंभौर पर आक्रमण किया। पूरे राज्य में शांति सुव्यवस्था कायम की, लेकिन जब उसके प्रति वफादार अमीरों का एक दल खड़ा हुआ तो उसने गैर तुर्क को ऊंचा पद दे दिया, जिसके खिलाफ विरोध की आग भड़क उठी। तुर्क अमीरों ने उस पर नारी सुलभ सील का त्याग करने और याकूत खान नामक अबसिनियाई अमीर पर जरूरत से ज़्यादा मेहरबान होने का आरोप लगाया। लाहौर और सरहिंद में विद्रोह भड़क उठा। उसने खुद ही सेना लेकर लाहौर पर आक्रमण कर दिया। लाहौर पर वहाँ के सूबेदार को अपनी अधीनता मनाने के लिए मजबूर कर दिया। जब वह सरहिंद की ओर बढ़ रही थी, उस समय उसके खेमे में विद्रोह भड़क उठा। याकूत खां को मौत की घाट उड़ा दिया और रजिया को तरबहिंद में बंदी बना लिया। रजिया ने अपने को बंदी बनाने वाले सरदार अलुतुनिया को अपने पक्ष में ला लिया और उससे शादी करने के लिए दिल्ली को फिर से फतह करने की कोशिश की। रजिया बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन पराजित हो गई। लड़ाई में डाकुओं के हाथों मारी गई। बलबन का युग 1246 से 1286। राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष जारी रहा। आखिर उलगुल खान नामक एक तुर्क सरदार ने धीरे धीरे सल्तनत की सारी सत्ता हथिया ली और 1265 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ गया। वह सरदार था जो बाद में अपनाए गए अपने किताबी नाम बलबन के रूप में इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। इससे पहले बलबन इल्तुतमिश के कनिष्ठ सुल्तान पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद का नायब था, जिसे उसने गद्दी हासिल करने में मदद की थी। बलबन युवा सल्तनत में अपनी बेटी का विवाह करके अपनी स्थिति को और मजबूत कर ली। बलबन के बढ़ते हुए रुतबे से तुर्क सरदार उससे नाराज हो गए, चूँकि सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद युवा अनुभवहीन था।
इसलिए उन सरदारों को आशा थी कि वह पहले की तरह सत्ता और प्रभाव का प्रयोग करते रहेंगे। लेकिन बलबन की बढ़ती हुई ताकत को देखकर उन्होंने 1250 में एक षड्यंत्र रचा और बलबन को उसके स्थान पर अपदस्थ करके बलबन के इमादुद्दीन रेहान नामक एक भारतीय मुसलमान को प्रतिष्ठित किया। यद्यपि तुर्क सरदार चाहते थे कि सारी शक्ति और सत्ता उनके हाथों में सिमटी रहे, पर तथापि रेहान की नियुक्ति पर उन्हें सहमत होना पड़ा। उनमें से इस बात की सहमति नहीं हो रही थी कि उनमें से कौन उस पद के लिए प्रतिष्ठित किया जाए। बलबन पद त्याग कर तो राजी हो गया, लेकिन बड़ी सावधानी से अपना एक दल तैयार करने की कोशिश में जुटा रहा। अपनी बर्खास्ती से 2 साल के अंदर उसने अपने कई विरोधियों को अपने पक्ष में कर लिया। अब वह लड़ाई के मैदानों के फैसलों की तैयारी में लग गया। मालूम होता है कि उसने मंगोलों से भी, जिन्होंने पंजाब से एक बहुत बड़े हिस्से को तबाह कर दिया था, कुछ संपर्क स्थापित कर लिया। आखिर सुल्तान को बलबन के दल से श्रेष्ठ ताकत के आगे झुकना पड़ा। उसने रेहान को बर्खास्त कर दिया और कुछ समय बाद रेहान को पराजित करके मार डाला। बलबन ने सीधी टेढ़ी चालें चलकर अन्य कई प्रतिद्वंदियों से भी छुटकारा पा लिया। यहाँ तक कि उसने राजनीतिक प्रतिक्षत्र भी धारण कर लिए। लेकिन शायद तुर्क सरदारों की भावनाओं का ख्याल रख के वह खुद गद्दी पर नहीं बैठा। 1265 में सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकारों की राय है कि बलबन ने सुल्तान को जहर दे दिया था। उसने अपने बेटों का भी सफाया कर दिया ताकि उसकी गद्दी की हासिल करने का रास्ता साफ हो जाए। बलबन के तौर तरीके अक्सर कठोर वांछनीय हुआ करते थे, लेकिन उसमें संदेह नहीं था। उसकी गद्दी निशिनी के साथ मजबूत और केंद्रीकृत शासन के युग का सूत्रपात हुआ। बलबन राजपथ की शक्ति और प्रतिष्ठा की अभिवृद्धि करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहा। क्योंकि उसे विश्वास था कि अंदर और बाहर जो खतरे हैं उसका सामना करने का यही उपाय था। वह युग था जब सत्ता और शक्ति का अधिकारी उस व्यक्ति को माना जाता था जो कुलीन घरानों उत्पन्न हुआ हो, अपनी प्राचीन परंपरा पर गर्व करने वाला हो। इसलिए गद्दी पर अपने दाव को मजबूत करने के लिए उसने घोषणा की कि विख्यात ईरानी शहंशाह अफसियाब वंश का है। उसने अपने कुलीन रक्त का दावा साबित करने के लिए बलबन ने खुद को तुर्क अमीरों को हितों के संरक्षण के रूप में पेश किया। वह किसी भी महत्वपूर्ण पद के लिए किसी ऐसे शक्ति के नाम में बारे में सोचने को तैयार नहीं था जो किसी कुलीन परिवार का ना रहा हो। व्यवहारिक दृष्टि से इसका मतलब था कि किसी भी भारतीय मुसलमान को शक्ति और सत्ता का पद प्राप्त नहीं हो सकता। कभी कभी तो उसका व्यवहार हास्यास्पद हो जाता। उदाहरण के लिए उसने एक बहुत बड़े व्यापारी परिवार से मिलने से इनकार कर दिया था। उसका जन्म उच्च कुल में नहीं हुआ था। इतिहासकार बर्नी ने लिखा है कि बलबन कहता है कि जब मैं किसी नीच कुल से उत्पन्न है व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखें में अंगारे फूटने लगते हैं। क्रोध से मेरा हाथ मारने के लिए मेरी तलवार में चला जाता है। बर्नी खुद भी तुर्क सरदारों का बहुत बड़ा पक्ष पोषक था। हम नहीं जानते कि बलबन ने सचमुच ऐसी बात कही थी या नहीं, लेकिन इससे गैर तुर्कों के प्रति उसके रवैये का परिचय तो मिलता ही है। बलबन तुर्क अमीरों के हित का रक्षक होने का दावा भले करता हो, लेकिन वह सत्ता में किसी भी हिस्सेदार को बनाने को तैयार नहीं था, यहाँ तक कि अपने परिवार के लोगों को भी नहीं। उसकी निरंकुशता इतनी प्रबल थी कि वह अपने समर्थकों से अपनी आलोचना सुनने को तैयार नहीं था। बलबन अंत में चहलगानी अर्थात तुर्क अमीरों की शक्ति को ध्वस्त देने के कृत्य संकल्प था, उतना ही कटिबद्ध शायद राजपथ की शक्ति और प्रतिष्ठा पर परवान चढ़ाने के लिए था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने शेर खां नामक अपने परिजन को जहर देकर मारने में कोई संकोच नहीं किया। साथ ही रियाया का विश्वास प्राप्त करने के लिए वह सर्वदा निष्पक्ष न्याय किया करता था। अपनी सत्ता की अवमानना करने वाले बड़े बड़े व्यक्तियों को भी वह माफ़ नहीं करता था। उदाहरण के लिए गुलामों के साथ निष्ठुर व्यवहार करने के लिए बदायूं के सूबेदार के पिता और अवध के सूबेदार के पिता की मिसालें सजाई थीं। अपने पूरे हालात से वाकिफ रखने के लिए बलबन ने हर मौका में जासूस मुकर्रर किए। आंतरिक अशांति और अव्यवस्था से निपटने के लिए पंजाब में उसने अपने पैर जमा चुके और दिल्ली सल्तनत के खतना बन चुके मंगोलों का सामना करने के लिए बलबन ने एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सैनिक सेना का गठन किया। इस प्रयोजन में उसने सैन्य विभाग का पुनर्गठन किया। जो सैनिक और घुड़सवार लड़ने को लायक नहीं थे उन्हें पेंशन देकर छुट्टी कर दी। घुड़सवारों में बहुत से लोग तुर्क थे जिन्होंने इस फैसले के खिलाफ बहुत
चीर-पुकार मचाई। दिल्ली के आसपास के इलाकों और दोआब में शांति और सुव्यवस्था की स्थिति काफ़ी बिगड़ गई थी। गंगा, यमुना, दोआब, अवध में सड़कें चोर डाकुओं के भय से ग्रस्त थी। यहाँ तक कि पूर्वी क्षेत्र में संपर्क बनाना रखना कठिन हो गया था। इस इलाके में कुछ राजपूत जमींदारों ने किले बनवा लिए और वे शासन को चुनौती देते रहे। मेवाती इतने दुस्साहसों से उद्दंड हो गए कि वे दिल्ली की सीमा तक के लोगों को लूट लेते थे। इन लोगों से निपटने के लिए बलबन ने खून और फौलाद की नीति अपनाई। लुटेरों का पीछा करने के लिए उन्हें मौत को घाट उतार दिया। बदायूं के आसपास के इलाकों में राजपूत के गड्ढों को तहस-नहस कर दिया, जंगलों को साफ कर दिया, सड़कों की हिफाजत के लिए वहां अफगान सिपाही बसा दिए। राजपूत जमींदारों यदि उपलब्ध करें तो उनसे निपटने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी। इन कठोर कार्रवाई के जरिए बलबन ने परिस्थिति पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। लोगों पर अपनी सरकार की शक्ति और सामर्थ्य का आरोप जमाने के लिए बलबन ने अपने दरबार का वातावरण खूब शान शौकत से भरा रखता था। जब कभी वो बाहर निकलता था तो इर्द गिर्द नंगे तलवार लिए अंगरक्षक बहुत बड़ा दल तैनात रहता था। दरबार में हंसी मजाक से उसे पूरा परहेज रखा जाता था। लोग उसे कभी गंभीर मुद्रा में ना देख ले, इसलिए वह शराब पीना भी छोड़ दिया। अमीर लोग उसके समकक्ष नहीं थे। इस बात पर जोर देने के लिए सजदा और पेबोस की रस्मों का बहुत आग्रह रखता था। वो यह ऐसी ही दूसरी कई रस्में जिनमें ईरानियों से नकल की थी इस्लाम के विरुद्ध थे, फिर भी उन पर आपत्ति करने पर कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मंगोल हमलों के कारण जब मध्य और पश्चिम एशिया में इस्लामी राज्य मिटते जा रहे थे, तब ऐसे में बलबन और दिल्ली सल्तनत में इस्लाम में अकेले रक्षक थे। बलबन की मृत्यु 1226 में हुई। निसंदेह वो दिल्ली सल्तनत की प्रमुख निर्माताओं में से खास तौर पर उसने शासन और संस्थाओं का रूप का राजपथ की शक्ति का रौब जमाकर बलबन ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाया, लेकिन वो मंगोलों के हमलों से उत्तर भारत में पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रह पाया। इसके अलावा गैर तुर्कों शक्ति और सत्ता के पद में अलग रखकर उसने अपनी सरकार का आधार एक छोटे से जनजाति समूह को बनाने का प्रयत्न करके बहुत से लोगों को नाराज कर दिया। फलतः उसके मृत्यु के बाद उपद्रव और झगड़े फिर से उठ खड़े हुए। मंगोल और उत्तर पश्चिम सीमा की समस्या अपनी प्राकृतिक सीमाओं के कारण भारत के इतिहास में अधिकांश दौर में बाहरी हमलों से सुरक्षित रहा है। केवल उत्तर पश्चिम में ही उसकी सुरक्षा कमज़ोर थी। जैसा कि हमें देख चुके हैं कि हुनों, सेठियाओं आदि तुर्क भी इसी क्षेत्र के पहाड़ों दर्रे से होकर भारत में घुसे थे, जहां उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। इन पहाड़ों का विस्तार कुछ इस तरह का है कि पंजाब, सिंध की उपजाऊ घाटियों की रक्षा करने के लिए काबुल से लेकर गजनी के होते हुए कंधार तक पहुंचने वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना जरूरी था। हिंदुकुश से घिरे क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना इससे भी अधिक जरूरी था, क्योंकि यह मध्य एशिया में कुमक पहुँचाने का मुख्य मार्ग था। पश्चिम एशिया की पल पल की बदलती परिस्थितियों के कारण दिल्ली सल्तनत इन सीमाओं की ओर ध्यान नहीं दे रही थी। भारत को उस ओर से बराबर खतरा बना रहा। ख्वारिज़्म साम्राज्य के उदय के फलस्वरूप काबुल, कंधार, गजनी पर गौरियों का नियंत्रण तेजी से मिट चला और ख्वारिज़्म साम्राज्य की सीमा पूर्व संधि की ओर पहुंच गई। मालूम होता है कि उत्तर भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वारिज़्म साम्राज्य और कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारियों के बीच संघर्ष शुरू होने ही वाला था, लेकिन तभी एक बड़ा खतरा उपस्थित हुआ। हमारा तात्पर्य है मंगोल नेता चंगेज़ खां के आगमन से। चंगेज़ अपने आप को ईश्वर का अभिश्राप कहने में गर्व का अनुभव करता था। मंगोलों ने 1218 में ख्वारिज़्म साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। जोकिस्टिक से लेकर कैसमिन और गजनी से लेकर इराक तक फलते फूलते नगरों में मंगोलों को बर्बाद कर दिया। ग्रामीण इलाकों में काफ़ी तबाही मचाई। बहुत से तुर्क सैनिक मुगलों से साथ जा मिले। मंगोल युद्ध में एक उपकरण के तौर पर आतंक का प्रयोग जानबूझकर करते थे। जब कभी कोई नगर जीत लिया जाता तो विजेताओं के सभी सैनिकों और उनके बहुत सारे सरदारों को मौत के घाट उतार दिया जाता। गैर सैनिक को बख्शा नहीं जाता। कारीगरों को मंगोल सेना में सेवा करने के लिए पकड़ लिया जाता और शरीर से चुस्त पुस्त और अनिस्थिर को अन्य नगरों के जाने वाले ऐसे हमलों को
अवसरों पर काम करने के रोक दिया जाता और इन सबसे आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को भारी नुकसान पहुंचा। कालांतर में जब मंगोलों ने इस क्षेत्र में शांति सुव्यवस्था कायम कर दी और चीन से लेकर भूमध्य सागर के तट पर पहुंचने वाले व्यापारी मार्गों को संरक्षण प्रदान किया, तो पुनरुत्थान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। फिर ईरान, तुरान और इराक में अपना विगत वैभव फिर से प्राप्त करने में पीढ़ियों का समय लगा। इस बीच दिल्ली सल्तनत में मंगोल हमले के कुछ गंभीर प्रभाव पड़े। शाही खानदानों के कई लोगों के बहुत सारे विद्वान और उनमें प्रमुख परिवारों ने झुंड बांध कर दिल्ली पहुंचे। इस प्रकार इस क्षेत्र में बच्चे एकमात्र मुस्लिम राज्य के रूप में दिल्ली सल्तनत काफ़ी महत्वपूर्ण बन गई। इन नए शासकों ने विभिन्न प्रकार के हिस्सों के बीच एकता के सूत्र के रूप में एक और इस्लाम पर जोर दिया, दूसरी ओर उसने मुस्लिम राज्यों के अवसान का मतलब यह भी था कि तुर्क विजेता का संबंध अपने मूल स्थान से कट गया था। उन्हें अब वहां से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल सकती थी। उन्हें स्वयं ही यथाशीघ्र भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढलने पर विवश होना पड़ा। भारत पर मंगोल का खतरा 1221 में आया। ख्वारिज़्म राजा की पराजय के बाद युवराज जलालुद्दीन जान बचाकर भाग निकला, लेकिन चंगेज़ खान ने उसका पीछा करता रहा। सिंधु नदी के किनारे युवराज ने चंगेज़ खान के खिलाफ जमकर लोहा लिया, लेकिन जब पराजित हो गया तो उसने अपने सारे घोड़ों को सिंधु नदी में उतार दिया और पार करके भारत पहुंच गया। चंगेज़ खान 3 महीने तक नदी के आसपास मंडराता रहा, लेकिन अंत में उसे पार करने का इरादा छोड़ दिया। इसकी बजाय उसने ख्वारिज़्म साम्राज्य के बाकी हिस्सों को जीतने का फैसला किया। कहना कठिन है कि चंगेज़ खान ने भारत पर आक्रमण करने का निर्णय किया होता तो परिणाम क्या होता। भारत का तुर्क राज अभी भी काफ़ी कमज़ोर और असंगठित था। भारत को तुर्कों के हाथों प्रारंभ में जितना झेलना पड़ा, मंगोल आक्रमण में उसे उतना सादा खुरेजी, बर्बादी और तबाही की ओर गुजरना पड़ता। उन दिनों दिल्ली पर इल्तुतमिश का शासन था। उसने मंगोलों को खुश करने के लिए जलालुद्दीन के शरण में अनुरोध किया और विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। जलालुद्दीन ने कुछ समय तक लाहौर और सतलुज नदी के बीच अर्थात सतलुज के क्षेत्र में समय व्यतीत करता था। इस कारण से मंगोल ने इस इलाके पर कई बार हमला करा। अब सिंधु नदी भारत की सीमा नहीं रह गई थी। लाहौर और मुल्तान इल्तुतमिश तथा उसके प्रतिबंधी यल्दुज और कुबाजा के बीच झगड़े का कारण बने हुए थे। अंत में इल्तुतमिश ने इन दोनों प्रदेशों को जीत लिया और इस तरह मंगोलों के खिलाफ किसी हद तक मजबूत रक्षाबंदी कायम कर ली। चंगेज़ खान ने 1226 में चल बसा और उसका विशाल साम्राज्य उसके बेटों में विभाजित हो गया। इस दौरान बातू खां के नेतृत्व मंगोल ने रूस में खूब तबाही मचाई, लेकिन 1240 में वो भारत की ओर सिंधु में आगे बढ़ने से परहेज करते रहे। इसका मुख्य कारण था कि इराक और ईरान में व्यस्त थे। दिल्ली के सुल्तानों को भारत में एक केंद्रीकृत राज्य और शक्तिशाली सेना संगठन करने का मौका मिल गया। 1241 में हेरात, गौर, गजनवी तथा तुर्कमेनिस्तान मंगोल सेनाओं का अधिपति और बहादुर लाहौर की सीमा पर आ पहुंचा। लाहौर के सूबेदार ने बहुत अजीजी के साथ सहायता के लिए दिल्ली से अनुरोध किया, लेकिन जब उसे कोई मदद नहीं मिली तो वह शहर से भाग खड़ा हुआ। मंगोलों ने शहर को तबाह कर दिया और लगभग जनशून्य बना दिया। 1822 में मुल्तान में चढ़ाए। बलबन एक विशाल सेना लेकर तेजी से मौके की ओर बढ़ चला। इस विपत्ति को टालने में कामयाबी हासिल की। इसी बीच इमादुद्दीन रहरान के नेतृत्व में बलबन के प्रतिद्वंदियों उसे पदच्युत करने के लिए जोड़ तोड़ में लग गए और बलबन ने इन लोगों से निपट रहा था। उस दौरान मंगोलों को अच्छा मौका मिल गया और वो लाहौर पर कब्जा कर लिए। कुछ तुर्क अमीर भी थे, जिनमें सुल्तान का सूबेदार खुरको शेर खां भी शामिल था। मंगोलों के साथ जा मिले। यद्यपि बलबन ने मंगोलों के खिलाफ जमकर लोहा लिया। दिल्ली सल्तनत की सीमा धीरे धीरे छेमल झेलम से व्यास तक सिकुड़ गई। स्मरणीय है कि उन दिनों व्यास नदी रावी सतलुज के बीच बहती थी। अंततः बलबन मुल्तान को मंगोलों से फिर से हासिल करने में कामयाब हो गया, लेकिन उस पर उनका दबाव बरकरार रखा। यही वह परिस्थिति जिसका सामना बलबन को सुल्तान की हैसियत से भी करना पड़ा। इस सिलसिले में उसने सख्ती और कूटनीति की मिलीजुली नीति अपनाई। उसने तवहिन सुनाम सामना के किलों की मरम्मत करवाई और मंगोलों को व्यास पार करने के लिए रोकने के लिए वहाँ एक प्रबल सेना तैयार की। इस सीमा पर अधिक से अधिक चौकसी रखने के लिए वो हमेशा दिल्ली में मौजूद रहा।
किसी सैनिक कार्रवाई के सिलसिले में कहीं दूर नहीं निकला। साथ में उसने ईरान के मंगोल इल खान हालकू के पास और आसपास के शासकों के पास कूटनीतिक टोह लेने के लिए अपने आदमी भेजे। हलाकू के दूत दिल्ली आए और जिनका बलबन ने दिल खोलकर स्वागत सम्मान किया। वह पंजाब के बहुत बड़े हिस्से को मंगोलों के नियंत्रण में रहने पर चुपचाप राजी हो गया। बदले मंगोल ने दिल्ली पर कभी कोई हमला नहीं किया, लेकिन सीमाएं अनिश्चित रही। मंगोलों को रोक रखने के लिए बलबन को लगभग हर साल उनके खिलाफ सैनिक कार्रवाई करनी पड़ती थी। उसने मुल्तान पर फिर से कब्जा और कामयाबी हासिल की और ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद को उनकी सूबेदारी से स्वतंत्र जमींदारी सौंपी। लेकिन युवराज मंगोलों के खिलाफ एक सैनिक मुठभेड़ में मारा गया। मंगोल मुस्लिम का सामना करने के लिए बलबन ने जो रणनीतिक और कूटनीतिक व्यवस्था की थी, 1286 में उसकी मृत्यु के उपरांत भी दिल्ली सल्तनत में काम आती रही। 1292 में हालकू का एक पुत्र अब्दुल्ला 1,50,000 घुड़सवारों के साथ दिल्ली की ओर बढ़ गया, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने उसे बलबन द्वारा भटिंडा, सुनाम आदि में स्थापित सीमा सुरक्षा के निकट पराजित किया। पस्तहित मंगोलों का युद्ध विराम का निवेदन करना पड़ा। इस्लाम कबूल करने वाले 4,000 मंगोल भारतीय शासकों के पक्ष में आ गए। वह दिल्ली के निकट बस गए। मंगोल के पंजाब से आगे बढ़कर दिल्ली पर धावा बोलने के प्रयत्न के कारण मध्य एशिया की राजनीति में परिवर्तन आया। ईरान के मंगोल इल खान ने कुल मिलाकर दिल्ली के सुल्तानों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रखा। पूर्व में उनके प्रतिद्वंदी चगताई मंगोल थे, जो कि टॉक्स ऑक्सियाना पर शासन करते थे। टॉक्स ऑक्सियाना का शासक दावा खां जब ईरान ने इल खान के खिलाफ नहीं हुआ तो उसने भारत को जीतने की कोशिश करी। 1293 में उसने दिल्ली की रक्षा पंक्ति में काम करने के लिए किलों पर एक के बाद एक कई हमले किए। 1299 में उसके बेटे कुतुल खरक ख्वाजा के नेतृत्व में 2 लाख मंगोलों की विशाल सेना ने दिल्ली को जीतने के लिए आ पहुंची। उसने आसपास के इलाकों में दिल्ली का संपर्क काट दिया, यहाँ तक कि उसने दिल्ली में कई गलियों में भी घुस गए। और पहला अवसर था जब मंगोलों ने दिल्ली पर अपना शासन स्थापित करने के लिए हमलों का तांता लग गया। उन दिनों दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। उसने मंगोलों से दिल्ली के बाहर 2-2 हाथ करने का फैसला किया। कई लड़ाइयों ने भारतीय सेना विजय रहा, हालांकि उनमें एक प्रसिद्ध सेनानायक जाफर खां खेल रहा था। कुछ समय बाद मंगोल वापस लौट आए। उन्होंने संपूर्ण युद्ध का खतरा मोल नहीं लिया। 1303 में 1,20,000 की एक फौज के साथ मंगोल फिर आतंक के। उस समय अलाउद्दीन खिलजी राजपूताना के चित्तौड़ के खिलाफ सैनिक कार्यवाही में लगा हुआ था। मंगोलों के आने खबर मिलते ही वह वापस लौट पड़ा। दिल्ली के निकट सिरी नामक अपनी नई राजधानी में किलेबंदी करके बैठ गया। दोनों सेना अपने अपने शिविरों में एक दूसरे के आमने सामने 2 महीने तक संध रही। इस दौरान दिल्ली के नागरिक में तरह तरह की मुसीबतें झेलते रहे। हर रोज झड़पें हो रही थी। अंत में मंगोल को एक बार फिर बिना कुछ हासिल किए लौट गए। दिल्ली पर किए गए इन 2 हमले में यह स्पष्ट हो गया कि दिल्ली के सुल्तान मंगोल का सामना कर सकते हैं। ऐसा पराक्रम था जो मध्य और पश्चिम एशिया के शासक तब तक नहीं दिखाई पाते। साथ ही दिल्ली के सुल्तानों को एक कड़ी चेतावनी थी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल और चुस्त सेना खड़ी करने के लिए गंभीरता से महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने व्यास के निकट किलों की मरम्मत करवाई और अगले साल होने वाले मंगोल आक्रमण को उसने भारी नरसंहार के साथ विफल कर दिया। 1306 में टॉक्स ऑक्सियाना के मंगोल शासक में दामा खां की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसके राज्य में काफ़ी अव्यवस्था फैल गई और गृह युद्ध छिड़ गया। मंगोल अब भारत के लिए खतरा नहीं रहे। फिर से नए विजेता तैमूर के समय में आया, जब मंगोल को एक सूत्र में बांधा। मंगोलों ने राज्य में फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर दिल्ली के शासकों ने फिर से लोहार पर अधिकार कर लिया। कालांतर में सॉल्ट पर्वत से भी और सिंधु नदी तक अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस प्रकार देखा जा सकता है कि 13वीं सदी के दौर में पूरे दिल्ली के सुल्तानों को उत्तर पश्चिम में एक गंभीर खतरे का सामना करना पड़ा। यद्यपि मंगोलों ने धीरे धीरे पूरे पंजाब, कश्मीर पर कब्जा कर लिया और दिल्ली को भी संकट में डाल दिया, तथापि तुर्क शासकों की दृढ़ता
शक्ति और साथ ही कूटनीति के कारण यह खतरा टल गया, लेकिन बाद में पंजाब पर दिल्ली ने फिर से अधिकार कर लिया। मंगोलों की ओर से दिल्ली सल्तनत में पैदा किए गए खतरों का सल्तनत के सभी आंतरिक समस्याओं पर बहुत प्रभाव पड़ा। आंतरिक विद्रोह और दिल्ली सल्तनत की प्रदेश विजय को स्थायित्व प्रदान करने के लिए संघर्ष। इलबारी तुर्कों, जिन्हें कभी कभी मामूली के गुलाम कहा जाता था, के शासनकाल में दिल्ली सुल्तानों को न केवल शासक वर्ग के बीच अपने आपसी झगड़ों और विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा, बल्कि आंतरिक विद्रोह से भी निपटना पड़ा। इनमें कुछ विद्रोहियों के नेता महत्वाकांक्षी मुस्लिम सरदार थे जो स्वतंत्र हो जाना चाहते थे। कुछ विद्रोहियों के नेता राजपूत राजा जमींदार थे जो तुर्क विजेताओं को अपने अपने प्रदेशों से निकालकर बाहर करने के लिए उद्यत थे। तुर्क शासकों की कठिनाइयों से लाभ उठाते हुए उसने अपने कमजोर पड़ोसियों को दबाकर अपनी श्री समृद्धि को वृद्धि करना चाहते थे। इस प्रकार ये राजा और जमींदार केवल तुर्कों के खिलाफ ही नहीं बल्कि आपस में भी लड़ते भिड़ते रहे। विभिन्न आंतरिक विद्रोह के फलस्वरूप और लक्ष्य अलग अलग थे, इसलिए उन सबको हिंदू प्रतिरोध के लिए एक ही शीर्षक के अंतर्गत रखना सही नहीं था। भारत बहुत बड़ा देश था, भौगोलिक कारणों से किसी एक केंद्र से पूरे देश पर शासन कराना कठिन था। सूबेदारों को काफ़ी स्थायित्व देने की जरूरत थी। इस स्वायत्तता के साथ प्रबल स्थानीय भावनाओं को संयोग हो जाने पर दिल्ली के नियंत्रण से मुक्ति पाने के लिए स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने को उत्साहित किए जाते थे। स्थानीय शासक दिल्ली के शासन के खिलाफ क्षेत्रीय धार्मिक भावनाओं से समृद्ध पाने पर भरोसा रख सकते थे। दिल्ली के सुल्तानों के खिलाफ सभी विद्रोह का वर्णन करना जरूरी नहीं है। भारत के पूर्वी हिस्सा जिसमें बंगाल बिहार शामिल था, दिल्ली के नियंत्रण से मुक्त होकर लगातार संघर्ष करते रहे। पिछले एक अध्याय में हम देख चुके हैं कि खिलजी सरदार बख्तियार खिलजी ने किस प्रकार सेन राजा लक्ष्मण सेन को लखनऊ से निकालकर बाहर करने में सफलता प्राप्त की। कुछ अव्यवस्था और गड़बड़ी के बाद इवाज नामक एक व्यक्ति ने गयासुद्दीन सुल्तान का खिताब धारण करके वहां स्वतंत्र शासक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उत्तर पश्चिम में इल्तुतमिश की व्यवस्था का लाभ उठाकर उसने अपना नियंत्रण बिहार पर भी स्थापित कर लिया और जवाहरनगर, उड़ीसा, तिरहुत, बंग यानी पूर्व बंगाल, कामरूप, असम में नजराने उगाना शुरू कर दिया। जब इल्तुतमिश उत्तर पश्चिम से मुक्त हुआ तो 1225 में उसने सेना लेकर इवाज पर आक्रमण किया। आरंभ में इवाज ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन इल्तुतमिश की पीठ फेरते ही उसने फिर से अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। इल्तुतमिश के एक बेटे ने फिर से अवध का सूबेदार था इवाज को युद्ध में पराजित करके मौत की घाट उतार दिया, लेकिन बाद में भी स्थिति अनिश्चित ही रही। 1230 में इल्तुतमिश ने फिर सेना लेकर वहां पहुंचा और हालत पर काबू पाया। इल्तुतमिश की मृत्यु के उपरांत बंगाल के सुबेदार कभी अपने आप को आज़ाद हिंद फौज कर देते थे तो कभी दिल्ली की अधीनता मान लेते ही। इस काल में बिहार समानता लखनऊ के नियंत्रण में था। बंगाल में जिन सूबेदारों ने स्वतंत्र शासकों की तरह बर्ताव करने की कोशिश की थी उन्हें कामयाबी नहीं हुई। इसका एक कड़ी मणिकदार आदि अर्थात अवध तथा बिहार के बीच पड़ने वाले इलाकों में भी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। उन्हें राधा, उड़ीसा, कामरूप पर भी अपना दबदबा कायम करने का प्रयास किया। इस संघर्ष में उड़ीसा और असम के शासकों ने अपना वर्चस्व भली भांति से बनाए रखा। 1244 में उड़ीसा के शासक ने लखनऊ के निकट मुसलमानों की फौज को गहरी शिकस्त दी। उड़ीसा की राजधानी जाजनगर पर कब्जा करने के लिए मुसलमानों ने बाद में जो प्रयत्न किए थे उनका परिणाम ऐसा ही रहा। इससे स्पष्ट हो गया कि लखनऊ के स्वतंत्र मुसलमान शासक इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वो पड़ोस के हिंदू क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। जब बलबन ने दिल्ली को एक शक्तिशाली शासक मिला लिया तो स्वभावतः दिल्ली का सिंहासन बिहार और बंगाल पर अपना नियंत्रण पुनः स्थापित करने को उद्यत हो चुके। अब दिल्ली की औपचारिक अधीनता की स्वीकृति उसके लिए काफ़ी नहीं थी। तुगरील ने पहले तो बलबन की अधीनता कबूल कर ली, लेकिन बाद में उसने भी अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। बलबन सेना लेकर लखनऊ आधम का और तुर्की को ख़त्म कर दिया। यही नहीं, उसके परिजनों और अगुआओं को भी अमानवीय दंड दिए। यह अभियान 3 साल चला और एकमात्र ऐसा सैन्य अभियान था जिसका नेतृत्व बलबन ने दिल्ली से दूर जाकर किया था। लेकिन दिल्ली बंगाल पर ज़्यादा दिनों तक अपना नियंत्रण नहीं बना सकी और बलबन की मृत्यु का उसके बेटे बुगरा खान ने बलबन के बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। बलबन दिल्ली की गद्दी के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के बजाय उसने बंगाल पर स्वतंत्र
रूप से शासन करना बेहतर समझा, इसलिए उसे भी अपनी आज़ादी का ऐलान एक राजघराने में स्थापना की। अगले 40 वर्षों तक बंगाल पर शासन करता रहा। इस प्रकार 13वीं सदी में ज़्यादातर दौर में बंगाल और बिहार दिल्ली पर काबू से बाहर हो गए। पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा मंगोलों के हाथों में चला गया, यहाँ तक कि गंगा के दोआब में भी तुर्क शासन पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। गंगा पार से के कोटारी राजपूत, जिनकी राजधानी अहिच्छत्र थी, काफ़ी दुर्भिक्ष था। वे बदायूं जिले पर आए और हमले करते रहे। अंत में गद्दीसीन होने पर बलबन खुद को एक विशाल सेना लेकर उन पर चढ़ गया। उसने वहाँ खूब मारकाट मचाई और जिले को लगभग जल विहीन बना दिया। जंगलों को साफ करके सड़कें बनाई। बर्नी ने लिखा, उस दिन बरान, अमोहा और संभल, कटिहार के एकता सुरक्षित हो गए और उन्होंने उपद्रव को हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। दिल्ली सल्तनत की दक्षिणी और पश्चिमी सीमाएं पूरी तरह असुरक्षित नहीं थी, यहाँ समस्या दोहरी थी। ऐबक के दिन तुर्कों ने तिजहारा, बयाना, ग्वालियर, कालिंजर आदि दुर्गों को पूरी श्रृंखला पर कब्जा कर लिया। उन्होंने पूर्वी राजस्थान में रणथंभौर, नागौर, अजमेर, जालौर के निकट नादौल तक के इलाकों को जीत लिया। इनमें से अधिकांश इलाके किसी समय चौहान साम्राज्य के अंग थे। अब उन पर भी चौहान परिवारों का ही शासन था, इसलिए उनके खिलाफ ऐबक ने सैनिक कार्रवाई वास्तव में चौहान साम्राज्य के खिलाफ चलाई गई और मुहिम का हिस्सा थी। बाद में तुर्कों का मालवा और गुजरात की ओर बढ़ना दूर रहा। उन्होंने पूर्वी राजस्थान में अपने प्रदेशों की रक्षा करने के लिए दिल्ली और गंगाहाटी की हिफाजत करने वाली गाड़ियों पर भी अपनी पकड़ बनाए रखना भारी पड़ रहा था। उत्तर पश्चिम में इल्तुतमिश की व्यवस्था का फायदा उठाकर राजपूत राजाओं ने कालिंजर, ग्वालियर और बयाना को अपने खोए हुए राज्य में फिर से मिला लिया। रणथंभौर और जालौर जैसे कई राज्यों में तुर्क प्रभाव स्वयं मुक्त करा लिया गया था। 1226 में इल्तुतमिश ने उन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण पुनः स्थापित करने के लिए लड़ाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने रणथंभौर पर चढ़ाई करी, फिर वहाँ के शासक तुर्क प्रभुत्व स्वीकार करने पर मजबूर किया। उसने जालौर पर भी, जो कि गुजरात के रास्ते में पड़ता था, अधिकार कर लिया, लेकिन गुजरात और मालवा पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इल्तुतमिश की कोशिश नाकामयाब रही। गुजरात के चालुक्यों ने इल्तुतमिश के आक्रमण को विफल कर दिया। मालवा के परमार को भी तुर्कों से भारी पड़े, फिर भी इल्तुतमिश ने मालवा पर एक हमला किया और उज्जैन और रायसीना को लूट लिया। उसके एक सेनापति ने बूंदी पर भी आक्रमण किया। पूर्व में इल्तुतमिश ने बयाना और ग्वालियर पर फिर से अधिकार कर लिया, लेकिन बघेलखंड के राजपूतों के खिलाफ उसे खास सफलता नहीं मिली। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सल्तनत में जो भी गड़बड़ी फैली, उसे पूर्वी राजपूताना पर तुर्कों का नियंत्रण फिर से शिथिल पड़ गया। ग्वालियर का किला आज भी उनके हाथों से निकल गया। भट्टी राजपूतों ने उनके गढ़ मेवाड़ क्षेत्र बयाना को अलग थलग कर दिया और दिल्ली के आसपास के इलाकों तक अपने हमलों का निशाना बनाया। अजमेर और नागौर पर तुर्कों का नियंत्रण कायम रहा। रणथंभौर को जीतने और ग्वालियर पर फिर से कब्जा करने के लिए बर्बन के प्रयत्न विफल रहे। उसने मेवाड़ को बहुत ही बेरहमी के साथ सर किया। नतीजा यह हुआ कि अगले 100 साल तक मेवाड़ ने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। अजमेर में नागौर और दिल्ली सल्तनत का पूरा वर्चस्व स्थापित रहा। इस प्रकार अन्यथा व्यस्त होते हुए बलबन ने पूर्वी राजस्थान में तुर्क शासन की जड़ें मजबूत बना ली। राजपूत राजा हमेशा आपस में लड़ते रहने से भी तुर्कों की मदद मिली और उनके खिलाफ राजपूतों के प्रभावकारी गठबंधन की स्थापना असंभव हो गई। इस प्रकार दिल्ली के पहले दौर में सुल्तानों ने एक सशक्त राजतंत्र की स्थापना की। मंगोल आक्रमणकारियों ने सफलतापूर्वक मुकाबला किया, दोआब के प्रदेश में दिल्ली के शासन की दृढ़ता प्रदान की और पूर्वी राजस्थान पर नियंत्रण स्थापित किया। इस सब के परिणाम से इतिहास के दूसरे दौर का अर्थात पश्चिमी भारत और दक्कन में उनके विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ।